हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पार्ट 2 तलाश। जैसा कि हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया है, हमें पता है कि भारत की खोज कक्षा 8 में लगी हुई पूरक पुस्तक है जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्हीं के द्वारा आज जो बुक लिखी गई है भारत की खोज, उसका दूसरा पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 है ये। पाठ का नाम है तलाश, भारत की अतीत की झांकी। अब यहाँ पर हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था कि अहमदनगर का किला, जहां पर नेहरू जी अपनी 9वीं जेल यात्रा के समय उन्होंने ये पुस्तक 1944 में लिखना शुरू की थी। उसी में आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे उन्होंने किस प्रकार हमें पूरे भारत की जो एक तरीके से कह सकते झलक दिखाई है। तो यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो है हमारा तलाश, इसमें क्या बताया है कि भारत की अतीत की झांकी, यानी कि हम जब किसी को देखते हैं ना वर्तमान से पास्ट में जाकर, है ना, यानी कि जो अभी करंट है उसके पीछे जाकर क्या है, तो मतलब एक तरीके से हमारे दिमाग में वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, आखिरकार ये पास्ट में वस्तु या व्यक्ति कैसा था। तो वैसे ही भारत के बारे में बता रहे हैं कि बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने अपने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की, तब मैं तब तक महसूस कर सकता था। अब यहाँ बता रहे नेहरू जी, कई बार आपने देखा कोई लोग कहते हैं जुनून सवार हो गया है ना, पढ़ाई का, एग्जाम का या किसी भी चीज का। तो यहाँ नेहरू जी ने बताने का प्रयास किया है कि पिछले कुछ दिनों में, जब 1944 में ये बुक लिख रहे थे, उस समय की बात बता रहे हैं, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय कह रहे कि पिछले कुछ सालों में मेरे मन और दिमाग पर, मस्तिष्क पे भारत ही भारत छाया हुआ था। मतलब मुझे दिन और रात हम हर समय भारत ही भारत दिख रहा था। इसी बीच मैं बराबर उसे समझने का प्रयास, जब भारत ही भारत दिख रहा तो मैं बार बार भारत को समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर भारत क्या है ना। इसके प्रति प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, विश्लेषण मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना, उसके एक एक पार्ट को समझना, हर हिस्से को समझना। मैं भारत के हर हिस्से को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने बचपन की ओर लौटकर जब याद करने की कोशिश की, यानी कि जब मैं अपने बचपन में जाता हूँ, पहले जाता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि अभी आप हैं जहां पर अपने 2 साल पुरानी किसी घटना को याद करेंगे तो आपके दिमाग में धुंधली घटना रहेगी, वो या तो कोई बहुत ऐसी कोई घटना हो जो आपको याद रहे, नहीं तो आप याद करेंगे तो वो चीजें कुछ कुछ धुंधली से रहेंगी, कुछ याद रहेगा कुछ याद नहीं रहेगा। तो वैसे नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने अपने बचपन की ओर जाने की कोशिश की। जब मैं बचपन में गया तो मैं क्या महसूस करता हूँ कि मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसे जन्म, मतलब जो वर्तमान में भारत ही भारत है, आखिरकार मेरे दिमाग में ये क्यों आया, कैसे हुआ ये सब। तो जब मैं अपने बचपन में जाने की कोशिश करता हूँ तो वर्तमान से और पुराना, है ना, भूतकाल में दोनों चीजों को जोड़ने का एक तरीके से अनुभव जो था मेरा, वो धुंधला था बचपन वाला। अभी तो मुझे साफ दिख रहा है कि भारत क्या है, भारत ऐसा क्यों है, क्यों मेरे दिलो दिमाग पे भारत छाया हुआ है। लेकिन बचपन में जाके जाने की कोशिश करता हूँ तब मुझे कुछ इतना याद नहीं आता, धुंधला रहता है। मेरे ताजा अनुभवों ने उसे कैसे रूप समाया, वर्तमान में जो मेरे लिए भारत के प्रति एहसास है, भारत के प्रति मेरा जो अनुभव है ना, उसको मैंने कैसे संवारा। तो यही बताने की प्रयास कर रहे हैं कि भारत आखिरकार क्या है, ये भारत के विषय में मेरे बारे में इतना, मेरे दिमाग में इतना क्यों आया। अब वो प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, आखिर ये भारत क्या है। नेहरू जी प्रश्न कर रहे हैं, पहला प्रश्न है हमारा क्या, आखिर ये भारत क्या है, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि भारत क्या है। मान लीजिए आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, है ना, तो आप कहोगे ना ये कौन है, मतलब राम कौन है ना, अयोध्या कहाँ, मतलब कहाँ है, और इस तरीके से जानना चाहोगे। तो वैसे ही भारत, वो नेहरू जी कह रहे हैं भारत क्या है ना, और अतीत में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पास्ट में इसका नेतृत्व कौन करता था, कैसा भारत था। प्रतिनिधित्व मतलब इसका कोई ना कोई तो लीडर होगा, कैसा था भारत, है ना। अपने, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को खो दिया, कैसे उसने अपनी प्राचीन शक्ति को खो दिया। भारत इतना विशाल था, मतलब एक कहा जा सकता है कि हम कहते हैं भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, तो इसने अपनी शक्ति कैसे खो दी। दूसरा प्रश्न है, क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरीके से खो दिया या अभी भी उसकी शक्ति बची, पूरी तरीके से खो दिया। चौथा प्रश्न है, विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ बचा है, मतलब केवल जनसंख्या ही बची है या कुछ और भी बचा है। क्योंकि एक देश के पास सिर्फ जनसंख्या ही नहीं होती है, उसके पास उसके विचार, उसका साहित्य,
उसकी मतलब समृद्धि सब कुछ उसके पास होता है, तो कह रहे कि केवल उसके पास जनसंख्या है क्या, या कुछ और भी बचा है जिसे जानदार कहा जा सके, मतलब जिसमें जान हो। कई बार आपने देखा कुछ व्यक्ति ऐसे पड़े रहते हैं निरुत्साहित, कुछ भी जीवन में नहीं है, कुछ करना नहीं चाहते हैं और हर जगह निराशा उनके, तो मतलब ऐसे उनके अंदर जान ही ना हो ऐसे। तो वैसे ही नेहरू जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भारत में कुछ और भी है ऐसा जानदार जिसे कहा जा सके कि हाँ भारत जी रहा है, भारत है, या सिर्फ जनसंख्या बची हुई है। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है, और वर्तमान जो भारत है उसका अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो उसका कैसे तालमेल है, सामंजस्य कैसे बिठाया जा सके कि विश्व में भारत की क्या भूमिका है, भारत कहाँ पर है विश्व में। जब हम पूरे विश्व का नक्शा देखते हैं ना, तो उस नक्शे में हम मैप में देखते हैं ये भारत है, ये अमेरिका है, तो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है वर्तमान में। ये सारे के सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे हैं, किसके, नेहरू जी के दिमाग में। भारत मेरे खून में रचा बसा है, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। अब कितनी अच्छी बात बताई जा रही है कि भारत मेरे खून में बसा है, जैसे कहते हैं ना कि मेरे दिलो दिमाग में, मेरे खून में बसा हुआ है। अब खून तो हमारी पूरी बॉडी में दौड़ रहा है ना, बिना खून मतलब बॉडी में अगर देखा जाए तो खून तो हर जगह है। तो वैसे ही कह रहे कि मेरे दिमाग और मैं शरीर में हर जगह भारत ही भारत बसा है, इसके बावजूद भी मैंने इसे बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। मान लीजिए कि जब हमारा अपना कोई परिवार है, अपना घर है, तो हमें अपने लोगों की उतनी कमियां नजर नहीं आती हैं, है ना। तो जब हम बाहरी तौर पर किसी के घर जाते हैं, मान लीजिए अब अपने घर ना जाकर किसी और के घर जाते हो, तो फिर आप देखते हो कि यहाँ पर ऐसा है वैसा है। ऐसे ही नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने भारत को, भले ही मेरे दिलो दिमाग पर भारत बसा हुआ था, मेरे रोम रोम में भारत बसा हुआ था, उसके बावजूद भी मैंने इसे एक आलोचक की नजर से देखा, बाहरी आलोचक की, भारत का नहीं। आलोचक मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू को देख सके। आलोचक का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि सिर्फ उसकी बुराइयां देखना, आलोचक का मतलब होता है कि उसके सारे एस्पेक्ट को देखना, सारे पहलू को देखना, उसमें क्या अच्छाई है और क्या उसकी कमियां है, सारी चीजों को देखना, और दोनों का फिर एक तरीके से निकाला जा सके कि हाँ ये अच्छाइयां हैं और ये कमियां हैं। जैसे अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक हैं, है ना। तो सिर्फ कमियां नहीं होता आलोचक का मतलब कि सिर्फ उसकी कमियां निकालना, उसके दोनों पहलू देखना, अच्छाई और बुराई, उसमें जो भी है। तो जब बाहरी नजर से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। हम कह सकते हैं हमारे, जब हमारे अपने होते हैं ना, कोई हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, तो हमारा कहीं ना कहीं उसकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम बाहरी आलोचक के रूप में देखना चाहते हैं, जो सही तरीके से निर्णय लिया जा सके कि आखिरकार क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा है, नापसंद करता है। मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि भारत है तो हम सिर्फ पसंद पसंद करें, उसके सारे पहलू को देखना, ठीक है। जो अवशेष बच गए हैं, जो भारत के अतीत में था, जो पास्ट में था, उसके बचे हुए जो खंडर हैं, जो अवशेष हैं, बचा अवशेष को मतलब बचा खुचा भाग जो है ना, उसको देखकर क्या नापसंद करने वाली चीज है और क्या पसंद करने वाली चीज है। एक हद तक मैं उस तक पश्चिमी के रास्ते होकर पहुंचा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पश्चिम के देश, यूरोपीय कंट्री जो है, ब्रिटिशर्स हैं, उनकी तरफ से अगर हम देखें तो मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा ब्रिटिशर्स या फिर पश्चिमी देश से, यूरोप कंट्री से कोई भी हमारा मित्र हमें देखे, इस तरीके से कह रहे हैं, ना कि भारत का होकर, हमने बाहरी देश का होकर देखा। मेरे भीतर शंकाएं उठ रही थी, बहुत सारे विचार उठ रहे थे, बहुत सारी भावनाएं उठ रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया, मतलब मैं अपने आप से प्रश्न कर रहा था कि क्या मैंने सच में भारत को जान लिया, या मैं उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से की खारिज करने का साहस कर रहा हूँ। या फिर एक मन में दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि सच में क्या मैंने भारत को जान लिया, जो मैं उसका आलोचक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आलोचक कोई ऐसे नहीं बन सकता। आलोचक बनने के लिए आपको सारे पहलुओं को समझना होगा, सब कुछ जानना होगा, तभी आप उसके अच्छे और बुरे पहलू को बता सकते हो। दूसरी तरफ क्या करें कि या मैं उसके पास्ट में, यानी कि अतीत में जाकर उसके इतनी बड़ी विरासत जो है भारत की, उसको खारिज करने की साहस कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ इतनी। लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा। ऐसा क्या था भारत के पास, लेकिन अब तक भारत के पास अगर कुछ है नहीं तो भारत अब तक कैसे टिका रहा। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ था नहीं तो आप कैसे बने रहते हैं दिनों तक। वही बताया जा रहा भारत के लिए, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत के वजूद उसी रूप में नहीं होता जैसा आज है। अगर बहुत कुछ सार्थक है
जो मतलब सही अर्थों में है, सार्थक मतलब सही अर्थ में। अगर सच में बहुत कुछ सही अर्थों में था तो भारत का वजूद, ठीक है, भारत का जो वजूद था उसी रूप में क्यों नहीं है जैसा आज है, ठीक है। और हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? मतलब कह रहे हैं कि इतने हजारों वर्षों से भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो अस्तित्व है, भारत की जो अपनी पहचान है, वो कदापि नहीं रह सकती अगर उसके पास कुछ नहीं होता। मतलब कुछ है भारत के पास जिसकी वजह से हजारों वर्षों तक हमने अपनी सभ्यता, अस्तित्व, पहचान, समृद्धि सब कुछ बचा के रख सकी है। आखिर ये विशेष तत्व क्या हैं जिनकी वजह से भारत हमारा आज भी वजूद में है, अभी भी है? ये हमने जो अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर दिए हैं। बराबर मतलब लगातार, विश्लेषण मतलब उसका एनालिसिस करना, अवधारणा मतलब विचार, सवेरा, निवास, ठीक है, बसेरा, इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी। अब नेहरू जी क्या बता रहे हैं कि हम जब जब अपना इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? मोहनजोदड़ो के बारे में, है ना। तो कह रहे कि मैं भारत के उस उत्तर पश्चिम, भारत की जो चार दिशाएं उत्तर पश्चिम दक्षिण, तो उत्तर पश्चिम वाला जो है जिसमें हम कह सकते हो पाकिस्तान और ये, तो यहाँ यहाँ के रास्ते जहां पर सिंधु, पंजाब है हमारा, पंजाब के आसपास सिंधु नदी जो है, वहीं से हमने अपनी सभ्यता प्रारंभ की। तो कह रहे कि सिंधु नदी, सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो एक जगह है, उसके टीले पर खड़ा हूँ। टीला मतलब एक जो अवशेष बचा हुआ ऊपरी भाग, उस पर खड़ा हूँ। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे वो प्राचीन नगर, उसके घर, उसकी गलियां बिखरी हुई दिखी। मतलब हमें सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पर कई बड़े बड़े शहर थे, मोहनजोदड़ो है ना, हड़प्पा, कालीबंगन जो शहर थे, तो मोहनजोदड़ो जो था पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता था, शहरी था, एक तरीके से शहर का जीवन होता उस प्रकार से था। तो वो चारों तरफ मुझे दिख रहा था, उसकी गलियां, उसके मकान, उसके घर, भले ही वो अवशेष के रूप में दिख रहे हैं, खंडर के रूप में दिख रहे हैं, पर मुझे वो दिख रहे हैं, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय सीमा है वो 5000 पहले। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। अब डायरेक्ट तो विकसित एकदम डेवलप हो नहीं गई होगी, उसको विकसित होने में, उसको डेवलप होने में टाइम लगा होगा। भारत आज भी विकासशील देश है, हम डेवलप होने की जो पूरी कगार पे हैं, मतलब कह सकते हो अभी डेवलप हुए नहीं है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जब 5000 पहले, जब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें मतलब एक तरीके से कह सकते हो सभ्यता के बारे में पता चला, तब वह पूर्णतः विकसित थी, डेवलप हो चुकी थी। तो डेवलप होने में उसे टाइम लगा होगा। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण इसका ठेठ भारतीयपन, या यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। जो ये टिकी रही इतने हजार साल बाद भी, तो इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। ठेठ भारतीयपन मतलब पूरी तरीके से भारतीय था ये, ऐसा नहीं था इसमें कुछ भी बनावटीपन हो, ऐसा नहीं, पूरी तरीके से भारतीय था, जो आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार बनी है। आज जो भारतीय सभ्यता खड़ी हुई है, तो जैसे आप नींव बनाते हो किसी मकान को बनाने के लिए, तो वैसे ही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार बनी है, बेस बनी है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5000 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रही है। मतलब कैसे आश्चर्यचकित कर देती है, हमें विस्मित कर देती है कि कोई सभ्यता, कोई संस्कृति 5000 वर्षों से, है ना, कैसे बनी रही, और उससे भी कुछ अधिक निरंतर, लगातार निरंतर चल भी रही है, बराबर उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन का मतलब क्या? कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं समय के साथ, क्योंकि समय जो है वो सारी चीजों को धीरे धीरे क्या करता है, परिवर्तन करता चला जाता है। तो ये सभ्यता सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेवलप हो गई है तो फिर वहीं रुक गई है, लगातार निरंतर चलती रही है। चलते रहने के साथ साथ उसमें परिवर्तन है। जिस प्रकार वर्तमान में हमारा जो संविधान है जब बना था तब से लेकर अभी 100+ उसमें अमेंडमेंट हो चुकी, बदलाव हो चुकी, तो परिवर्तनशील है वो, है ना, और बना हुआ भी है। तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है कि ये जो सभ्यता थी निरंतर चल भी रही थी, परिवर्तन भी हो रहा था और विकास भी हो रहा था। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो
उसमें लगातार डेवलपमेंट चल रहा था, विकास हो रहा था। और क्या क्या बताया जा रहा उस समय, जब लगभग 5-6 हजार साल पहले की बात बताया जा रहा है। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। यानी कि आज हम कह रहे हैं कि हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, वैश्वीकरण कर लिया, भूमंडलीकरण कर लिया, ये अब नहीं है। ये भारत बता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी हम कई देशों के साथ व्यापार करते थे, कई देशों से हमारे संपर्क थे। ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्ण साक्ष्य के रूप में मिला है। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोगों के साथ इनका निकट का संपर्क था। निकट का संपर्क का मतलब क्या हो गया कि इनका और हमारा आदान प्रदान वस्तुओं का, व्यापार का, संस्कृतियों का, कल्चर का होता रहा है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया है और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को प्रभावित कर रहे हो तो वहां की सभ्यता, वहां का कल्चर, वहां की भाषा आपको भी प्रभावित करेगी, आप भी उससे बच नहीं पाओगे। तो दोनों जगह की मिश्रित, जो कह सकते हो कि एक तालमेल बिठाया गया। फिर भी उसकी संस्कृति का आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। फिर भी इतने देशों के साथ हमारे संपर्क रहे, उनका प्रभाव हमारे ऊपर रहा है। यहाँ निरंतर क्रम रहा है भारत में आने का, लगातार आर्यों से लेकर आप देखेंगे आर्य, फिर उसके बाद दूसरे हुड, फिर अब मुगल, फिर ये, फिर वो अंग्रेज, लगातार भारत पे कोई ना कोई क्रम बराबर जारी रहा है ना, आते रहे हैं। उसके बाद भी हम उनसे प्रभावित भी हुए हैं और हमारा प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो था सिर्फ भारत में न रहकर इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया, है ना। पूरे जितने पड़ोसी देश आप देखोगे, म्यांमार, चाइना, नेपाल, तिब्बत, है ना, जापान, इन सब जगह बौद्ध धर्म फैल चुका था। इंटरनेशनल जो भारत का था वो सिर्फ भारत का न रहकर, क्योंकि हमने भी उनको प्रभावित किया और उन्होंने भी हमें प्रभावित किया। इसके बावजूद भी हमारी संस्कृति का आधार इतना मजबूत रहा कि वह हिला नहीं, कि हम नष्ट हो गए हो। इतनी मजबूत, इसकी इतनी मजबूती का रहस्य क्या है? हमारी जो मजबूत जड़ें हैं, इन मजबूत संस्कृति सभ्यता का क्या रहस्य है? निरंतर बनी रही, वह कभी परिवर्तनशील और कभी विकासमान रह गए। मतलब कभी विकास रहा तो कभी परिवर्तन रहा है, लेकिन हमारी जो सभ्यता थी वो कभी भी डगमगाई नहीं है। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझे मतलब कह रहे कि हमने जो भारत का इतिहास था, नेहरू जी ने ऐसा था नहीं कि सब कुछ जाके भ्रमण कर लिया, उन्होंने इतिहास और उसके साहित्य को पढ़ा। वो भी कह रहे कि इतना विशाल साहित्य है, इतना प्राचीन इतिहास है, उसके कुछ अंश पढ़े हैं मैंने, पूरा नहीं पढ़ लिया है। वो कह रहे कुछ अंशों को पढ़ा, कुछ हिस्सों को पढ़ा, कुछ किताबों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। कुछ अंश पढ़कर, मतलब कह रहे कि भारत का साहित्य और इतिहास बहुत प्राचीन है, बहुत विशाल है, उसमें से मैंने मात्र कुछ अंशों को पढ़ा जिसका प्रभाव मेरे विचारों पर पड़ा। मेरे विचारों की तेजस्विता मतलब उसका ज्ञान, भाषा की स्पष्टता, मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। और वो जो साहित्य पढ़ा हमने, जो इतिहास पढ़ा, तो उसके पीछे मतलब जो साहित्य जिन मनीषी लोगों ने लिखा था, उनका मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जाहिर सी बात है कि जब आप कुछ पढ़ लेते हो तो आपको भी ज्ञान आ जाता है, आपका मस्तिष्क भी समृद्ध हो जाता है। तो नेहरू जी का मस्तिष्क भी समृद्ध हो चुका था। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे। अब भारत, ऐसा नहीं, नेहरू जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो खुद नहीं गए थे कि हर जगह, यात्री तो कितने हजार साल पहले आए थे, वो उनके द्वारा जो लिखा गया था, जो उन्होंने, जैसे फाइयान आया, है ना, तशांग आया, इत्सिंग आया, और भी कई आए जो यात्री भारत में आए। इन लोगों ने भारत का भ्रमण किया, अध्ययन किया, और उसके बाद कुछ दास्तान, अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए। यात्राओं की दास्तान मतलब क्या, उन्होंने किताबें लिख दी, पुस्तकें लिख दी जिसमें भारत के बारे में। तो कह रहे कि मैंने वो भी पढ़ा, उन यात्रियों के साथ भ्रमण किया। अब यात्री तो भ्रमण करने के लिए आते हैं, तो वो किताबें जो पढ़ी हैं तो ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हो, ठीक है, आप गए हो गंगा स्नान के लिए गए और आपने वो आकर लिख दिया, और वही आपके जो 4 पन्ने आपने लिखे, आपके किसी घर में किसी मेंबर ने, तो आप उसमें सारी चीज लिखो, मैं कैसे गया, वहां पर क्या देखा, वहां की संस्कृति क्या, तो अगले को भी लगेगा मैं वैसे वैसे जा रहा हूँ। तो ऐसे ही नेहरू जी उन किताबों के माध्यम से उन यात्रियों के साथ हो लिए और पूरा का पूरा भारत भ्रमण कर लिया। मैंने पूर्वी एशिया, अंकोर
बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। और जब मैंने उन जो यात्री थे उनके द्वारा जो किताबें थी, इतिहास पढ़ा, साहित्य पढ़ा, उसके बाद कह सकते हैं कि मैंने एशिया में अंकोर वाट, आपने अंकोर वाट का मंदिर नाम सुना होगा, और बहुत बोरोबुदूर, यहाँ की जगहों के बारे में, भारत की जो उपलब्धियां थी, भारत के बारे में जो लिखा गया था कि भारत कहाँ कहाँ पे कहाँ कितनी उपलब्धियां भारत ने हासिल की हैं, वो सब कुछ मैंने जान लिया। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसके पुराने मिथकों, क्योंकि बहुत सारे यात्री हिमालय पर्वत पर भी, कह सकते हो हिमालय तिब्बत की यात्रा, है ना, राहुल संक्रत्यायन के बारे में आप पढ़ोगे तो उन्होंने भी तिब्बत वगैरह, वो भी यात्री थे, एक तरीके से घूम घूम कर यात्राएं करते थे। तो यहाँ पर भी वो अलग अलग जगह से जो हिमालय से आए, है ना, उत्तर पश्चिम से आए, इधर उधर से जो भी यात्री आए, तो वो कह रहे हैं हमने पूरब की यात्रा की, हिमालय की यात्रा की, भारत के हर एक हिस्से की यात्रा की। तो यात्रा करने वो गए नहीं थे, उन किताबों के माध्यम से उन्होंने यात्रा की, और कई कई जगह फिजिकल भी गए थे वो। यहाँ हमने जो पढ़ा अब तक उसके कठिन शब्दार्थ हैं, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लें। दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। दंत कथाएं क्या होती है? जो लोगों के द्वारा, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने अपने दादी से, नानी से, परिवार से ये कहानियां सुनी थी, तो दंत कथाएं उन्हीं कथाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने सुनी थी। जैसे हम अपने कृष्ण की, राम की, गंगा मैया की, सबकी कथाएं जो है वो सुनते आते हैं, जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। अब इतिहास पढ़ लिया, साहित्य पढ़ लिया, यात्रियों के द्वारा पुस्तकें पढ़ ली, साथ ही साथ दंत कथाओं के बारे में भी जान लिया, तो हमारे विचार और साहित्य बहुत दूर तक प्रभावित किया। दोनों जो विचार हैं आपस में, कह सकते हो साहित्य और विचारों में, वो हम पर और अधिक प्रभाव डालने लगे। पहाड़ों के प्रति मेरे मन में प्रेम प्रेम ने, और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है। अब कह रहे पहाड़ों पर, यानी कि हिमालय और पहाड़ों से कह रहे मेरा ज्यादा करीब का रिश्ता है। ज्यादा करीब का क्यों? क्योंकि जो नेहरू जी हैं कश्मीरी पंडित हैं, वो उनके जो ग्रैंड मतलब पेरेंट्स हैं, फादर हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कश्मीर से। इसलिए कह रहे मेरा खून का रिश्ता है, ठीक है। तो कह रहे कि मेरा कश्मीर से तो खून का रिश्ता है, तो वो तो मुझे बहुत आकर्षित करता है। मैं वहां, मतलब कह सकते हो वो तो मेरे खून खून में बसा है। इस महान पर्वत से निकलकर, हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदान में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। और हिमालय से निकलने वाली नदियां, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सिंधु, कितनी सारी नदियां निकलती हैं, तो वो नदियां हमेशा से मुझे आकर्षित करती रही। इतिहास की अनगिनत पहलुओं की याद ताजा कर देती, और न जाने इतिहास की कितने सारी कहानियां, किस्से, पहलू इन नदियों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। तो नदियों के किनारे जीवन प्रारंभ हुआ था। इंडस या सिंधु नदी, ठीक है, इंडस जो आप, हम सबको पता है कि सिंधु नदी को इंडस, ठीक है, तो सिंधु नदी के बारे में कह रहे हैं कि सिंधु नदी का तो हम सबको पता है कि किस प्रकार से हमारा जीवन, भारत का जो है ना, इसके आधार पर भारत का नाम पड़ा हिंदुस्तान, या फिर कह सकते हो इंडिया। और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां, कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। और हिमालय पर्वत को पार करते हुए, उत्तर पश्चिम इलाकों से हिमालय को पार करते भारत में न जाने कितने लोग यहाँ पर आते रहे, कभी कबीले, तो कभी काफिले, तो कभी फौजें, कभी लूटने के उद्देश्य से, तो कभी भारत में बसने के लिए, तो कभी घूमने के लिए, अलग अलग तरीके से भारत में आते रहे। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है। इतिहास के बारे में अगर हम पढ़ते तो सिंधु, गंगा, यमुना सब के बारे में पढ़ते हैं, पर ब्रह्मपुत्र का ज्यादा में, हम जब अपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं वहां पे नाम नहीं आता, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। लेकिन अगर हम कहानियों के बारे में बात करते हैं, और भी भारत की जो दंत कथाएं हैं उसमें ब्रह्मपुत्र का नाम आता है, वहां पर अछूती नहीं रह सकती, वहां ब्रह्मपुत्र का नाम है उत्तर पूर्वी। अभी हम उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं, अब बात करें उत्तर पूरब की, ठीक है, जहां पूर्व, जब सेवन सिस्टर और उत्तर तो हमको पता ही है, तो बीच वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी हृदय के में पड़ी, ठीक है, हम सबको पता है कि उत्तर पूरब से ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी जगह से निकली हुई है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर एक झील है, जहां से उत्तर पूरब से वो निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं, जो भारत में सर्वाधिक, कह सकते हैं, जल लेकर चलती है। गंगा नदी हमारी लंबी नदी है, पर ब्रह्मपुत्र के पास जल ज्यादा है, जो कहाँ से निकलती है? उत्तर पूर्व इलाके से, मानसरोवर, हिमालय, हिमालय में ही कैलाश पर्वत ऊपर मानसरोवर झील है, जहां से वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और क्या बता रहे हैं कि पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच बरबस मार्ग बनाती है। बरबस का मतलब है जिसे कोई रोक टोक ना हो, मतलब कह सकते हो कि ऐसे ही बह रही है, ठीक है,
जोर लगा के कह सकते हो। बरबस का मतलब है जिसका कोई कह सकते हो रोक टोक ना हो, ऐसे बह रही है। भारत में प्रवेश करती है, फिर पहाड़ों और जंगलों के भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। वहां से तो बहुत कह सकते हो कि ऐसे निकलती है तेज धारा के रूप में, लेकिन बाहर मैदानी क्षेत्र में आके नदियां क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। 7th क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने हिमालय की बेटी में पढ़ा था कि नदियां किस प्रकार पहाड़ों पे उछल कूद करती हैं, फिर मैदानी इलाकों में आके वो शांत हो जाती हैं। यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक के संबंध न जाने कितने पौराणिक कथाएं एकत्र करते हैं। और साथ ही साथ यमुना के बारे में कर रहे हैं, यमुना का नाम लेते ही हमें कृष्ण जी की याद आ जाती है कि यमुना के किनारे गोपियां, ग्वाल बाल कृष्ण, नृत्य उत्सव और नाटक, जो यमुना नदी के किनारे बहुत सारी हमारी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, जिनको हम यमुना नदी के आसपास देखते हैं। भगवान कृष्ण का पूरा बाल लीला, कृष्ण लीला, वो सब याद आ जाता है। इन सबसे बढ़कर गंगा नदी, और इनसे भी अगर हम बढ़कर बात करें तो भारत की एक और पवित्र नदी है, जिसको हम कैसे मतलब कह सकते हो कि हमारे भारत के हर एक व्यक्ति की जबान पर, हर एक व्यक्ति के सब बसी हुई है हमारी संस्कृति में, हमारे साहित्य में, भारत की गंगा, है ना। गंगा नदी पर कितने सारे गाने बने हैं, कितने सारे, और तो वही गंगा नदी के बारे में, इसके इतिहास के आरंभ से, जब से हमारा इतिहास आरंभ हुआ है ना, भागीरथी किस प्रकार गंगा को लेकर आए, वो सारी कहानी हमने पढ़ी है। तो भारत के हृदय पर राज किया है। लाखों की तादाद में लोग अपने तटों की, मतलब गंगा नदी ने अपने तटों की ओर खींचा है। लोग कहते हैं कि हमारी गंगा नदी में अगर हम स्नान कर लेते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। और ये गंगा नदी का जो जल है, सारे जल को आप भर के रखो, कुछ ना कुछ कीड़ा उसमें पड़ ही जाते हैं कुछ सालों बाद, लेकिन गंगा नदी का जल कभी भी उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ता है। इतना पवित्र, इतना शुद्ध है, इसमें ऐसे तत्व मिले हैं जिसकी वजह से उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा, मतलब पुराने समय से लेकर आज भी गंगा की जो सभ्यता है, गंगा की जो संस्कृति है, वो हमेशा अपनी कहानी बयां करती है और हमेशा से हमें अपनी ऊपर आकर्षित करती है, हमारी पौराणिक कथाओं से, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और उनकी मूर्तियों के भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं के अन्य स्थानों को देखा। मैंने अगर आगरा की कुछ समय, मतलब अगर आप देखते हैं, आपको चित्र में दिख रहा होगा ताजमहल, है ना, कि अगर मैंने कुछ भी पुराने स्मारकों का नाम देखते हैं, भारत के भग्नावशेष, जो पुराने भव्य इमारतें बनी हुई हैं, है ना, मूर्तियां बनी हुई हैं, एलोरा, एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, उन गुफाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके यूनेस्को में भी शामिल है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे आप बोलते हैं ना, वैसे ही यूनेस्को एक है जहाँ पे हमारे कुछ धरोहर के रूप में बहुत सारे जगह को शामिल किया गया है। तो औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में, वहां पर है। उसके साथ साथ कह रहे कि हम जब इसको देखते हैं, आप पूरे चैप्टर में देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों के हमें दर्शन करा रहे हैं, अलग अलग जगहों के बारे में बता रहे हैं। मैंने आगरा और दिल्ली के कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, और दिल्ली आगरा में जो लाल किला है और उन सबको भी देखा, जहां एक प्रत्येक, आगरा में ताजमहल हम सबको पता है, जहां एक प्रत्येक पत्थर अपने अतीत की कहानी कह रहा है। चाहे अगर हम ताजमहल का पत्थर देखते हैं या फिर लाल किला का पत्थर देखते हैं, तो हर पत्थर अपने आप में अपनी एक कहानी बयां कर रहा है, अपनी कहानी बता रहा है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में, फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले की बात कर रहा हूँ। अब वो आपको नीचे दिख रहा होगा कि किस प्रकार कुंभ के मेले में जो भीड़ दिख रही है, इसी प्रकार से लाखों की तादाद में कुंभ के मेले में लोग आते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं। कुंभ का मेला जो है 12 वर्ष बाद लगता है और 6 साल बाद है अर्ध कुंभ पड़ता है। भारत में कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ये कहाँ कहाँ पड़ता है? प्रयाग में, हरिद्वार में, अपनी कॉपी में आप लिख सकते हो, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, ठीक है। तो ये आपके 4 जगह भारत में कुंभ का मेला पड़ता है, 12 साल बाद लगा। तो इसमें बहुत लाखों की तादाद में देश विदेश से भी लोग आते हैं, कि वहां अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष पहले आते थे हमारे पुरखे गंगा स्नान के लिए आते थे। आज भी वैसे ही गंगा नदी की मान्यता है, वैसे ही लोग कुंभ के मेले में आते हैं। भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्री और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है। अब उन्होंने चीनी यात्री फाइयान वगैरह के बारे में अगर आपने नाम सुना होगा, जो हैंसंग के समय आए, तो उनके द्वारा जो लिखे 1300 वर्ष पहले लिखी पुस्तक, तब भी कुंभ के मेले के बारे में जो वर्णन था वैसे ही मुझे याद आ जाता है, और जब मैं आज देखता हूँ तो वैसे ही स्थिति। गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे, मतलब उस समय भी पुराने थे, ऐसा नहीं कि तब नए नए थे, उससे पहले न जाने कब से कुंभ के मेले पड़ रहे हैं। भारत की जो अपना साहित्य है वो बहुत पुराना है। हालांकि
तब भी ये पुराने थे, लेकिन आज भी जब इन दोनों को देखते तो सब कुछ नया ताजा हो जाता है और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो जाते हैं। और हम अपने अनजाने, जिसको हमें पता ही नहीं है कि आखिरकार ये सभ्यता कब से चली आ रही है, क्या ये सब जो हम देख रहे हैं कुंभ का मेला या पुरानी हमारी जो सभ्यता है वो हमारे लिए गुम है, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं है, हमें पता नहीं है। मुझे हैरत कर देती, मुझे आश्चर्यचकित कर देती है कि वह कौन सी प्रबल शक्ति है। ये कठिन शब्दार्थ हैं इसके, जो हमने अब तक पढ़ लिया। बहुत सारे कठिन शब्दार्थ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में आप इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी में। आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। किसकी? गंगा नदी की। मतलब इतने हजारों साल पहले कुंभ के बारे में हमने यात्रियों के द्वारा जो पुस्तकें थी उसमें पढ़ा, और जब मैं आज वर्तमान में देखता हूँ तब भी उसकी प्रतिष्ठा, वैसे ही लोग यहाँ पर आते रहे हैं। लेकिन उससे भी कई पुरानी सभ्यता है, तब मुझे एक तरीके से अपने अतीत में जाने के लिए आश्चर्यचकित कर देती है कि सब हमारे लिए गुमराह है। पता ही नहीं है हमें कि आखिर ये सभ्यता इतनी मजबूत कैसे है, लोगों के मन में इतनी आस्था कहाँ से आई है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी है। और ये सब जो मैंने पढ़ा है, अध्ययन की पृष्ठभूमि, जितना भी मैंने इतिहास, साहित्य और यात्राओं के दौरान, यानी कि जो यात्रियों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी, यात्राएं की नहीं, यात्रा तो बहुत कम कर पाई उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन जो यात्रियों के द्वारा और पुस्तकें पढ़ी तो उससे तो पूरा भारत ही घूम लिया। तो कह रही इन सब से जब मैंने अतीत को जानने की कोशिश की, अंतर्दृष्टि, मेरे अंतर्दृष्टि, मेरे के अंदर मन की शक्ति जो अंदर जो देखा, मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध होने लगा। इतना सारा अध्ययन करने के बाद जाहिर सी बात है किसी को भी आत्मशक्ति का ज्ञान हो जाएगा। तो वैसे ही अपने आप भारत के लिए अंतर मन में पन्ने खुलने लगे, सारी सच्चाइयों का बोध मुझे समझ आने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि, ऐसे जीते जागते लोग आबाद रह गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। तब मुझे एक एक करके सारे पन्ने, मेरे अतीत के पन्ने, मेरे खुद की अंतर्दृष्टि से खुलने लगे और मुझे हंसते रोते, प्यार करते, पीड़ा भोगते, ऐसे सारे मुझे अपने पूर्वज दिखाई देने लगे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी थी और समझ थी, और उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी, समझ थी, जीवन के बारे में पता था, है ना, कि आखिरकार ये जीवन है क्या। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भर गए, और न जाने कितने चित्र मेरे मन में सजीव रूप से, एक तरीके से जैसे चित्र आप खींचते हो ना किसी का, तो आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे ताजमहल आपने देखा तो आपके दिमाग में ताजमहल का चित्र बन गया। ऐसे ही मैंने इतना सारा अध्ययन करने के बाद सजीव चित्र मुझे वो साफ साफ दिखने लगे, मेरे मन में सारे चित्र उभरने लगे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान पर संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने। अब आपने ताजमहल पढ़ा है, देखा है चित्र के, और जब सामने जाओगे तुरंत आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये तो वो जगह, ये तो वो जगह। तो उन जब भी वो जाते किसी स्थान पर अपने मतलब देखने के लिए, है ना, तो उन्होंने जो पढ़ा था वो तुरंत उनके दिमाग में आ जाता, अच्छा तो ये तो वो चीज है, तुरंत सब कुछ सामने आ जाता। बनारस के पास सारनाथ में बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा है। अब उस समय देखा तो नहीं था नेहरू जी ने, बुद्ध जी का जन्म तो ईसा पूर्व हुआ था, छठी शताब्दी, मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा कि मैंने देखा मतलब उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया था, उन किताबों के माध्यम से इतना पढ़ लिया था कि जब मैं सारनाथ में पहुंचा तो मुझे लगा साक्षात बुद्ध भगवान उपदेश दे रहे हैं, और मैं 2500 वर्षों का फासला तय करके 2500 साल पहले पहुंच गया हूँ। इतने साल, हजार पहले कुछ अभिलेखों में जो मैंने पढ़ा था, जैसे अशोक के अभिलेख, है ना, उस पे उन्होंने जो गौतम बुद्ध के प्रवचन लिखे थे, जो उनके धम्म का प्रचार किया था, वो सब के सब शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे, प्रतिध्वनियां। जैसे मान लो यहाँ पर बुद्ध जी अपना उपदेश दे रहे हैं, और वो सारे जो अभिलेखों में लिखे हुए उपदेश हैं वो सब मेरे कानों में सुनाई पड़ने लगे। कितना, अब ये चीजें आप भी समझो कि जब हम पढ़ लेते हैं तो अपने आप हमारे जो मस्तिष्क है, दिमाग है, सारे पन्ने खुल जाते हैं। तो नेहरू जी कह रहे मुझे ऐसा लगा कि जैसे मान लो मैं 2500 वर्ष पहले पहुंच गया हूँ, और सारे के सारे श्लोक मेरे कानों में सुनाई पड़ रहे हैं। अशोक के पास 8 स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। गौतम बुद्ध और अशोक के बारे में वो सारे के सारे अभिलेख, सारे स्तंभ मुझे साफ सुनाई पड़ते हैं। अशोक सम्राट कैसे बना, एक कैसे महान राजा बना, गौतम बुद्ध के बारे में मुझे कैसे, वो सब मैंने अध्ययन कर लिया, मुझे सब सजीव हो गया, सब कुछ दिखने लगा।
फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी में, अगर आपने याद हो 7th क्लास में हिस्ट्री की बुक में आपने पढ़ा होगा, फतेहपुर सीकरी में टोडरमल की हेल्प से अकबर ने क्या किया था, सुलह कुल की नीति, सारे धर्मों के मतों को मानने वाले लोगों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया गया था और फिर सबके साथ वाद हुआ। अकबर हर धर्म के बारे में जानना चाह रहा था, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, जैसे क्या कहेंगे, जिज्ञासु, मतलब एक तरीके से कह सकते उत्सुक हो रहा था कि आखिर सब धर्मों का भाव क्या, और बाद में उसने निर्णय निकाला कि सभी धर्म एक हैं, सबका मतलब एक ही है। तो वही शाश्वत समस्याएं, शाश्वत मतलब क्या है कि आखिरकार हमेशा रहने वाली क्या चीज है। हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, बचती क्या है, आत्मा। हर धर्म में सब किसके पीछे पड़े हैं, सच्चाई क्या है, इस सब की तलाश कर रहा था अकबर। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव के, विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास की 5000 वर्षों से चली आ रही संस्कृति परंपराओं की निरंतर कुछ विलक्षण प्रतीत हो रही है। यह परंपरा दूर दूर तक जनता में फैली हुई थी, उसने उस पर गहरा प्रभाव डाला। और इस प्रकार कह सकते हो कि इतना सब कुछ मैंने पढ़ने के बाद जो संस्कृति, जो कल्चर, जो सभ्यता, उस सब ने मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला, जो इतने सालों से विलक्षण, अद्भुत है, बनी हुई है और दूर दूर तक फैली हुई है, भारत के अलावा विदेशों में भी फैली हुई है। ये हमने अभी एक पार्ट इसका कंप्लीट किया है, इसके आने वाली जो पार्ट है उसके अलग पार्ट में मैं बनाऊंगी और बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और इस प्रकार हमारा ये चैप्टर है जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपके हर एक कमेंट्स का उत्तर देने में मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरीके से बाकी चैप्टर जो है उनकी वीडियो मैं लाती रहूंगी। सो प्लीज कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।